हम तीसरी ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे। तीसरी ऑब्जर्वेशन को मैं कह रहा हूं सर यस। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड आम सी बात है, ये क्या कहना चाहिए, लैंग्वेज का एक वर्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट होती है जिसके बाद कोई चेंज आता है। ओके, जैसे मिसाल के तौर पे हमें दर्द हो रहा है और हम उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन दर्द इतना ज्यादा हो जाए कि अब हमसे बर्दाश्त ना हो और हमारे मुंह से कोई उफ की आवाज निकले, तो हम कहेंगे कि ये थ्रेशोल्ड आ गया है, यानी अब हमारे बर्दाश्त की लिमिट से ज्यादा हो गया। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि हमें एक ऐसी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है कि जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से इमिट होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। इस बात का मतलब क्या है, जरा मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझा देता हूं। वो कुछ इस तरीके से रहा था कि ये मेटल प्लेट है हमारे पास, इस मेटल प्लेट पर फोटो इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि हम एक बल्ब इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस बल्ब में हम इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। किसकी? इमिटेड फोटोन की। तो फर्ज करें, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर मेरे पास 10 वॉट का बल्ब है, तो मैंने कहा था कि वॉट का मतलब इंटेंसिटी ले लीजिए, और मैंने कहा था इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो जब 10 वॉट का बल्ब है तो हम फर्ज कर सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे। लेकिन अगर 50 वॉट का बल्ब होगा तो हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और अगर 100 वॉट का बल्ब होगा तो हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और अगर मेरे पास 500 वॉट का बल्ब होगा तो 500 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। ये एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। अच्छा, इस दौरान जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी मैंने रखी हुई थी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी रखी हुई थी? 50 हर्ट्ज रखी हुई थी। ओके, और जब मैंने ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 से फर्ज कर लिया कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कितनी कर दी? 60 हर्ट्ज कर दी। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज की तो जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन से उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। अब हमने एक्सपेरिमेंट में किया ये कि अब मैं थोड़ा सा डिफरेंटली चल रहा हूं। हमने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम करके कितनी कर दी जनाब अली? 45 हर्ट्ज कर दी। ओके, मैं इस दफा सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना चाह रहा हूं, ये मैं बता देता हूं। और फर्ज कर लेते हैं कि मैंने जो बल्ब लगाया हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 10 वॉट है। ये जरा गौर से सुनना, बल्ब मैंने इसमें इंटेंसिटी फिक्स की हुई है, 10 वोल्ट किया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी मैंने 45 हर्ट्ज कर दी। तो मुझे इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 10 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी जनाब अली 41 हर्ट्ज कर दी। तो 41 हर्ट्ज के ऊपर भी 10 वोल्ट का बल्ब है, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी 41 हर्ट्ज कर दी। और जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज की तो मुझे इलेक्ट्रॉन अभी भी, क्योंकि 10 वोल्ट का बल्ब है तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मजीद कम हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 39 हर्ट्ज किया, ये सारी मेरी अपनी तरफ से सपोज की हुई वैल्यू है, कहीं इनको रियल वैल्यूज मत समझ लेना प्लीज। ओके, सो जैसे कि मैंने इसको 39 हर्ट्ज किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना एकदम से बंद हो गया, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा हो सकता है कि शायद इंटेंसिटी कम हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने 39 हर्ट्ज के ऊपर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के 50 वोल्ट कर दी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के 100 वोल्ट कर दी, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा। मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के 500 वोल्ट कर दी, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा। मतलब कि मुझे एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, यानी मेरी जो मैंने एग्जांपल ली उसमें वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। तो 40 हर्ट्ज से नीचे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ले गया, अब चाहे इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दूं, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ये मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ओके, ये बात समझ में आ रही है। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को
हम लोगों ने जिस चीज से रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं, साथ में नॉट लगा दिया, तो न्यू नॉट हमने सिंबल रखा किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो हमने क्या किया, हमने कहा ओके, इसका मतलब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी पे आप चले गए फिर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। तो हमने जैसे कि 39 से दोबारा 40 की, तो 10 वॉट के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, 50 वॉट पे 50 इलेक्ट्रॉन, 100 वॉट पे 100 इलेक्ट्रॉन, 500 वॉट पे 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कहानी वैसी होगी जिस तरह चल रही थी। मतलब इफ यू इंक्रीज इन इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इफ यू डिक्रीज द इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। लेकिन एक खास फिक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए भाई। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू खास फ्रीक्वेंसी से नीचे हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो फोटो चाहे इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ये मतलब था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ रही होगी कि हो क्या है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है तो थंब अप कर दो। तो मैं इसको लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज द मिनिमम value of frequency required for photoelectric effect। ठीक है, कम से कम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें चाहिए होती है। या डेफिनेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये वो कम से कम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं डेफिनेशन को, मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने तो इसको ऐसे लिखा है कि ये वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसकी जरूरत है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। कुछ लोग डेफिनेशन को ऐसे लिख देते हैं कि ये वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे कम करने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो बात एक ही है। ओके, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छोटा सा नॉट लगा देते हैं, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मैं ग्राफ भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इसका ग्राफ भी बहुत अहम ग्राफ है हमारे पास। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि इस एक्सिस पर मैंने ली है वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही बनाया था न्यू का, और इस एक्सिस के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी, हमारी किताब में काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, अब इसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं या आप इस एक्सिस को वेलोसिटी कह रहे हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बात बिल्कुल सीधी सी है, और वो सीधी सी बात यह है कि मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। आप ऐसे समझ लो कि मैं फ्रीक्वेंसी शुरू कर रहा हूं 1 से, तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, लेकिन कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, जो मेरी एग्जांपल है। तो करते करते मैं फ्रीक्वेंसी कितनी ले आया, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, ठीक है, और फिर 38, 39, और जैसे ही 40 हर्ट्ज के ऊपर मैं पहुंचा, तो अब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जा रही है। तो ये मेरे पास जो कर्व है, कर्व कह रहा हूं, सॉरी, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये समझ आ गई मेरा ख्याल, स्ट्रेट लाइन बड़ी आसान किस्म की बात है कि हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू में मिनिमम वैल्यू से, अगर 0 से मैं कहूं फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, फिर मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे पहुंचा कि जिसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी भी बढ़ती चली गई। तो उस मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी को, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू नॉट से। ये है मेरे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा, इसको अगर आप इस ग्राफ को इस तरीके से बना लें और इसको यहां पर इस तरीके से एक्सटेंड कर लें, तो ये जाकर यहां पर टच करेगा। अब ये जो जहां पर टच कर रहा है, तो ये जो सारी वैल्यू है मेरे पास, ये सारी वैल्यू हमारे पास एक चीज कहलाती है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाई हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये फाई वर्क फंक्शन है। इस वर्क फंक्शन के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं कि ये वर्क फंक्शन बेसिकली है क्या। वर्क फंक्शन असल में हम जिस तरह जानते हैं कि एनर्जी जो है वो h न्यू है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी, ओके, जो कि उसने किससे अडॉप्ट किया था, मैक्स प्लैंक की थ्योरी से अडॉप्ट किया था। सो एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो एनर्जी को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन।
तो हम डेफिनेशन को ऐसे कर सकते हैं। एक तो हमने कहा ना मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसकी जरूरत होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो बजाय फ्रीक्वेंसी बोलने के अगर हम एनर्जी बोलेंगे तो हम बोलेंगे वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए। किसकी एनर्जी? फोटॉन्स की एनर्जी, फोटॉन्स की। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी of the photons which is required for the photoelectric effect is called work function। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी। और ये वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। सो ये बड़ी अहम बात है जो कि याद रखनी है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होती है और हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हर मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग है बाकी अपने एटम के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हर जो मेटल है उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज डिफरेंट। तो हर मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा, इस ग्राफ की एक चीज और है, वो है इस ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप जो है इसका वो डायरेक्टली अब आप समझ लीजिए, उसको मैं कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आता है h अपॉन e के बराबर आता है। अब h हमारे पास क्या है? h हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरे पास। और ये जो e है मेरे पास, ये क्या है? ये हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है? ठीक है सर, इससे पहले जब आपने डेफिनेशन अलग अलग करी थी तो उसमें फ्रीक्वेंसी की जगह एनर्जी दी ना? यस, अभी रुक जाओ। सही सर, ओके सर। सो स्लोप इज h अपॉन e। इस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो h अपॉन e के बराबर आता है। प्रूफ किया जा सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट का स्कोप नहीं है तो मैं उस डेरिवेशन में जा नहीं रहा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ कभी जरूरत पड़े, आप कहेंगे नहीं जी ये प्रूफ करवा दे, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 हम जानते हैं, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम हमारे पास होता है। सो इस ग्राफ के स्लोप की मदद से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैंने आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले जब एनर्जी को मैं डिस्कस कर रहा था, फोटॉन्स को मैं डिस्कस कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्लैंक्स ने एक कांस्टेंट यूज किया था जिसकी वजह से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जितनी भी रेंज थी, जितनी भी रेडिएशंस थी जो कि ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही थी, वो सक्सेसफुली हम एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए। जहां से हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दी एनर्जी आया था, और वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था कि एनर्जी क्वांटाइज होती है। एनर्जी जो हमारे पास है वो क्या होती है? टुकड़ों में बटी होती है। एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, फोटॉन जिसको हमने नाम दिया था। बहरहाल इसको हमने डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको आसानी से h की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। यहां तक जाकर हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन सारी कंप्लीट हो गई। ये मैं आपसे कह रहा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह पर अगर आप मिनिमम वैल्यू ऑफ दी वर्क कह लें या एनर्जी कह लें, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? ये डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? इसकी, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं फोटो। यहां तक बताइए, यहां तक सब ओके? थम अप कर दीजिए ताकि मैं आगे चलूं।